नहीं, दोनों ही स्टॉक जो वोल्टास और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे आपकी डेली रूटीन ज़िंदगी से जुड़े हुए, और इनकी स्केलेबिलिटी जो मैं हमेशा देखता हूँ कि स्टॉक कितना स्केल अप कर सकता है इसका बिजनेस, तो अनलिमिटेड है। ना तो घर खरीदने की इच्छा और ज़रूरत कम होगी और ना ही मौसम की मार, इसलिए दोनों स्टॉक्स के लिए स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। और जो मैनेजमेंट की बैंडविड्थ है, जो पेडिग्री है, उसमें तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो पंकज जी, आपका ही बता दिया, आपके दो स्टॉक कौन से होंगे? नीरज जी, एक तो जो मैंने आज चारों स्टॉक्स चूज किए हैं 2+2, चारों ही नॉन निफ्टी स्टॉक्स हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़े से ऑफ बीट स्टॉक्स लिए जाएं। और जैसे हमारी डिस्कशन चल रही थी, आई थिंक जो मेरे भी दोनों स्टॉक्स रहेंगे, जैसे अभी हम प्रॉपर्टी लैंड बैंक की बात कर रहे थे, पहला स्टॉक मेरा डीएलएफ लिमिटेड है, बीइंग फ्रॉम दिल्ली। और जिस तरह का हम रुझान यहाँ देख रहे हैं एनसीआर में, दिल्ली में, और जिस तरह की एक ट्रैक्शन, डीएलएफ बीइंग द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया, काफी अच्छा काम कर रही है। और पिछले अगर हम 4-5 क्वार्टर की बात करें, रिजल्ट्स हैव बीन प्रिटी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स रहे हैं। बहुत सीरियस डेट कटिंग हो गई है कंपनी की। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है, बट जो इनके पीक डेट होते थे आज से 2-3 साल पहले, 24 से 25 हजार करोड़ रुपए, उससे डेट 5 हजार करोड़ से भी कम आ गया है। और जिस तरह की अब पेंट अप डिमांड आ रही है एक लग्जरी हाउसिंग में, लग्जरी अपार्टमेंट्स में, लग्जरी फ्लोर्स में, जो कि एक फोटे है डीएलएफ का, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और जो जो इनके लॉन्चेस हुए हैं पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, दे हैव बीन लैप्ड बाय द यूजर्स, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स वेरी रैपिडली। और बहुत अच्छी ट्रैक्शन इनको मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अच्छे रेट्स पे माल बेच रहे हैं। और जो एक कमर्शियल स्पेस, जो कि इनका एक और फोटे है, जो कि आज से 1-1.5 साल पहले तक बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, उसमें भी अब काफी सीरियस डिमांड आ गई है। नॉट टू फॉरगेट कि काफी सीरियस लैंड बैंक है इनके पास और बहुत नीचे वैल्यूएशंस पे है। एंड देयर ट्रैक रिकॉर्ड ऑन डिलीवरी हैज बीन वेरी स्ट्रांग। कहीं भी ठीक है, थोड़ी बहुत डिलेज बेशक हुई हो, बट कहीं भी ऐसा नहीं है कि डिलीवरी कमिटमेंट या ये डिलीवर ना कर पाए हो। सो आई थिंक ऑल इन ऑल, आई थिंक डीएलएफ एज अ कंपनी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल टुडे। और आने वाले अगर हम 3-4 क्वार्टर की बात करें, वर्ष 2023 की बात करें, तो मेरे को लगता है यहां से अच्छा एक पॉजिटिव 20 से 30% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 400-410 पे हम देख रहे हैं कि बार बार एक सप्लाई आ रही है और स्टॉक थोड़ा सा नीचे करेक्ट होता है, मार्केट कंडीशंस भी थोड़ी सी करेक्टिव होती है। बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि स्टॉक कन्विंसिंगली क्रॉसेस 400 रुपीज और उसके आगे जाए। सो डीएलएफ लिमिटेड वुड बी माय फर्स्ट स्टॉक टू वॉच फॉर ईयर 2023, एंड दिस कैन बी एक्यूमुलेटेड ओवर नेक्स्ट 20, 30, 40 डेज। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक खुलते ही पहले हफ्ते में इकट्ठे किए जाएं। डीएलएफ की पंकज जी, एक डीएलएफ की प्रॉपर्टी गुड़गांव में कुछ समय पहले उन्होंने बेची थी। वो तो मतलब ऐसा बिकी थी, अखबारों में खबर छप गई थी। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? बहुत जल्दी से 2 दिन के अंदर सब बिक गई। एब्सोल्युटली। और नीरज जी, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि बहुत सीरियस डिमांड आ रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स डीएलएफ ला रहा है। और इवन जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, दे आर कमिंग अप विद अपार्टमेंट्स एज हाई एज 25 to 40 करोड़ रुपीज। इनके प्रोजेक्ट है कमेलियास करके, उसकी जो एक सेलिंग प्राइस है दैट इज फ्रॉम 20 करोड़ टू 30, 35, 40 करोड़। एंड इवन दे आर बीइंग लैप्ड बाय से यूजर्स और इन्वेस्टर्स। तो ऑल इन ऑल फ्लोर्स लाए हैं, ये काफी अच्छे बिके हैं। सो काफी अच्छी डिमांड है और काफी अच्छी सेल है। और मेरे को लगता है कि ये सेल, रेवेन्यू, टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन 2023 में भी काफी स्ट्रांग रहेगा। बहुत पैसा है दिल्ली में क्या? जहां तक दूसरे महंगे फ्लैट लोग खरीद रहे हैं। सॉरी, बहुत पैसा लग रहा है दिल्ली में इतना। मैं अरे एक चीज बताइए, एक मैं छोटा सर्वे करता हूं। नहीं, आई थिंक नीरज जी, आई थिंक पीपल आर फॉलोइंग फुटस्टेप्स ऑफ मुंबई में तो 50 से 100 करोड़ रुपए तक के फ्लैट्स होंगे। नहीं, मुझे एक छोटा सर्वे करना है। मानस जी, आप बताइए, लखनऊ में अगर एक 2 BHK फ्लैट लेना है, नॉट अल्ट्रा लग्जरी, ठीक ठाक फ्लैट, कितने का मिलेगा? ठीक ठाक इलाका, गोमती नगर में या आपके वृंदावन इलाके में कहीं पे भी कितने का मिलेगा? देखिए, आज जो प्राइस चल रहा है, अगर हम गोमती नगर या तो इस एरिया की बात करें, तो शायद 75 लाख या तो 85 लाख के बीच में 2 BHK मिल जाएगा। पंकज जी, दिल्ली में मतलब वो एक्स्ट्रा वाला छोड़ दीजिए, एवरेज दिल्ली या नोएडा, गुड़गांव में देखो
एक तो नीरज जी जो हम बात कर रहे थे, जो एक प्राइजेस में असर्टिवनेस आई है, वो आई थिंक दिल्ली एनसीआर में ज्यादा आई है। आई थिंक गुड़गांव और नोएडा में ज्यादा आई है बजाय दिल्ली के। उसका क्या रीजन है शायद मैं एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बट जो आपका सवाल है कि बेसिक एक अच्छा डिसेंट अपार्टमेंट दिल्ली में एक अच्छी लोकेशन पे आई थिंक एनीवेयर फ्रॉम से 2 CR to 3 CR मिल जाना चाहिए। 2 से 3 से। कोलकाता में कितने का मिलेगा सर शरद जी? बड़ी सोसाइटीज में 2 BHK आपको 70-80 लाख के आसपास मिल जाए। बताइए, 70-80 लाख। और नोएडा में सर? नोएडा में गुरमीत सर? सर नोएडा में 1 से 1.5 करोड़ में अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा, 3 बेडरूम। अगर आप चाहें थोड़ा हाई एंड और महंगा मिलेगा, बट 1-1.5 करोड़ में अच्छा अपार्टमेंट। मतलब 80 लाख से 2 करोड़ के बीच में बढ़िया डिसेंट 2 BHK मिल जाएगा। और इधर मुंबई में मतलब यू पीपल आर सो लकी, यहाँ तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी आज ही एक मैंने खबर पड़ी कि सांता क्रूज ईस्ट 55,000 रुपये स्क्वायर फीट में एक फ्लैट बिका है। अब सोचिए यहाँ मतलब क्या चल रहा है। पंकज जी दूसरा स्टॉक बताइए, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना मन जो है विचलित होने लगता है। नीरज जी दूसरा स्टॉक जो मेरा है वो आरके फोर्जिंग, रामकृष्ण फोर्जिंग हैगा। कंपनी हैज डन एक्सीडिंगली वेल। अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर में भी देखें, 2022 में भी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इवन द स्टॉक प्राइसेस हैज बीन प्रीटी स्ट्रांग एंड रेजिलिएंट। और मेरे को लगता है कि ये जो एक ट्रैक्शन है, ये जो एक फुटपाथ हैगा, ये 2023 में भी बरकरार रहना चाहिए। सेकेंड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी है इंडिया की, बहुत स्ट्रांग रेवेन्यू और बॉटम लाइन रही है 2022 में। हमारे को लगता है कि 2023 में भी रेवेन्यू लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रांग रहेगी। और इसका एक कारण हैगा, जिस तरह की डिमांड, पेंटअप डिमांड बोल लीजिए, जैसे कि स्ट्रांग डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट मार्केट में, खासतौर से नॉर्थ अमेरिका से, जो एक ट्रक्स को लेकर जो वहां पर ये फोर्जिंग यूज होती है, उसकी जो डिमांड आ रही है। डोमेस्टिक सेक्टर में जिस तरह से रेलवे से डिमांड आ रही है, दैट इज अनदर एरिया, स्ट्रांग एरिया। माइनिंग, ऑयल एंड गैस, डिफेंस एक अनदर एरिया है जो कि मेरे को लगता है कि काफी स्ट्रांग आ रही है। और एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, मद्देनजर रखनी चाहिए, जो कि मैं लोगों को भी कहता हूं, जिस तरह की एक्सपेंशन, जिस तरह का मेक ओवर, जिस तरह का चेंज ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवेज के लिए प्लान कर रही है अगले 2-3 साल में, आई थिंक बहुत ही ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। और जो जो कंपनियां रेलवे से कनेक्टेड है, आई थिंक दे कुड डू एक्सीडिंगली वेल इन नेक्स्ट 1 to 2 years, और आरके फोर्जिंग उसमें से एक हैगी। तो जो सर्ज इन डिमांड हमने देखी गई है, जो हम मान के चल रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से कूल डाउन हुए हैं, स्टेबल हुए हैं, ये सब कंपनी को काफी हेल्प करते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कंपनी की पहले 70-75% होती थी, अब 85-86% हो गई है। और कंपनी ये कह रही है कि अगले 2-3 साल में हम डेट फ्री हो जाएंगे। हम काफी सीरियसली डेट हर क्वार्टर में कम कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट काफी अच्छा है, काफी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो मेरे को लगता है इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आरके फोर्जिंग स्टॉक, जो इसने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है 2022 में, 2023 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बिल्कुल, आरके फोर्जिंग पंकज के पसंदीदा। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब ने नाम भी बहुत बढ़िया बढ़िया रखे। पंकज के पसंदीदा 2 शेयर आरके फोर्जिंग और DLF। अब चलते हैं गुरमीत जी के पास। गुरमीत जी के बताइए, गुरमीत जी आपके 2 शेयर कौन से? गुरमीत के गुणवान शेयर हैं। तो नीरज जी, मैं थोड़ा बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा एक बायस भी रहता है बैंक्स और फाइनेंशियल्स को ये लेके। बायस रहता है क्या? जो आदमी जहां नौकरी करता है उसी सेक्टर में ज्यादा फोकस्ड है ना? हाँ, थोड़ा ज्यादा समझ आ जाता है सर, बस बाकी। यस। तो इसमें नीरज जी 2 स्टॉक है। पहला जो है कि NBFC है, पूना वाला फिनकॉर्प। जब से इन्होंने मैग्ना फिनकॉर्प एक्वायर किया है 2021 में, हमने बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखा है। अभी इनको पीछे AAA रेटिंग मिला, जिससे क्या होता है, आप अपने लोन को रिप्राइस कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफी उनकी नीचे आ गई है, 9.6 से लगभग 7% की भी नीचे आ गई है बोरिंग। तो जब वो नीचे आती है, तो आपको इस टाइम अगर आप NBFCs में देखेंगे तो लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। तो जब क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ को बीट कर रही हो, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है आपके पास। तो वो इनको एक एज है। कंपनी में एक पूरा डिजिटल कल्चर देखने को मिल रहा है, एंड टू एंड प्रोसेस से लेके, डिसबर्समेंट से लेके, सोर्सिंग से लेके। पहले पुराने अवतार में इनका DSA ड्रिवन मॉडल था। अभी आप अगर देखेंगे पिछले क्वार्टर का डिसबर्सल देखेंगे, तो लगभग 45-50% इन्होंने डिजिटली डिसबर्स किया। अच्छा मिक्स है लोन का। हाउसिंग और जो अफोर्डेबल हाउसिंग लैब है वो 30% है। पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन और जो बाकी है वो करीबन 20-22% है। फिर आपका मशीन, SME लोन है। तो अच्छा मिक्स है, एक डिपेंडेंस नहीं है हाई स्ट्रेस सेक्टर पे, जो कि पहले हमने देखा था।
उसके अलावा बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनफैक्ट अभी अगर आप एयूएम देखें तो 18,000 करोड़ की है, और आधार पूनावाला ने मेरे ख्याल आपके ही एक शो में कुछ दिनों पहले 50,000 करोड़ एयूएम की बात करी है 2025 तक, विच इज लाइक 30-40% ग्रोथ की बात हो रही है, यहाँ से 3 गुना। तो निम्स अच्छे हैं, 8.5% के आसपास इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो सारे पैरामीटर्स पे अच्छा कर रहा है, और बेस लो पे अगर इतना अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है इस निम के साथ, और जीएनपी मैंने देखा वन ऑफ द बेस्ट है पिछले 38 क्वार्टर में, 1.5% के आसपास का एनपीए। तो सारी चीजें इन प्लेस है, और ही रेट हो सकता है ये। और एक और अच्छा कंज्यूमर फाइनेंस स्टॉक्स हो सकता है, जैसे बजाज फाइनेंस पर हमने दिखा है लॉन्ग रन में। दूसरा मेरा पसंदीदा शेयर बैंक्स में एचडीएफसी बैंक है। बहुत 2-3 साल हो गए बाकी बैंक्स के मुकाबले मूवमेंट कम है। इसे मैं 20% बैंक बोलता हूँ, मार्केट में भी इसे 20% बैंक बोलते हैं। पिछले 20 सालों में 18 साल में इन्होंने 20% का लोन ग्रोथ किया है। पिछले 20 सालों में 18 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ 20% रहा है, और पिछले 20 सालों में एक बार भी एनपीए 2% के ऊपर नहीं गया है, ग्रॉस एनपीए। तो बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड अंडरराइटिंग है। मर्जर का एक ओवरहैंग है जो मुझे लगता है कि दूर हो जाएगा, कि वो अपने टारगेट से शायद पहले या दूसरे क्वार्टर में मर्जर हो जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एंटिटी क्रिएट होगी, और 15 लाख करोड़ की लोन बुक पे भी वो 20% क्रेडिट ग्रोथ दे रहे हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत कमेंडेबल है इस एसेट क्वालिटी के साथ। बहुत अच्छा खासा मिक्स है, सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, और फाइनली थोड़ा सा डिजिटल इंफ्रा पे भी काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता था एक थोड़ा लैगिंग था एचडीएफसी का। तो मुझे लगता है नियर टर्म में थोड़ा सा जब ओवरहैंग खत्म होगा मर्जर का, तो एक वो नियर टर्म अपसाइड है, और ये एक बड़ा ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है पिछले 10-20 सालों में।